इसको कह रहे हैं अस्तित्व। तो अस्तित्व में देखते हैं तो क्या दिखता है? तो पदार्थ अवस्था दिखती है अस्तित्व में, पदार्थ अवस्था। अब ये पदार्थ अवस्था को समझें तो कैसे समझें कि पदार्थ अवस्था में परमाणु होता है, अभी बनाओ मत भैया, अभी पहले इस पे समझने पे फोकस कर लो ये पहले, क्योंकि अगर वो बनाने में छूट गया तो फिर लिंक तो बनेगा। तो जो ये पदार्थ अवस्था है इसको समझने गए तो क्या समझ में आया कि अस्तित्व में परमाणु है, एटम है ना, जिनको इंग्लिश में ज्यादा आसान लगे वो एटम लिख सकते हैं। और एटम्स से मिलके फिर क्या बनता है? मॉलिक्यूल, अणु। और फिर अणुओं से मिलकर क्या बनता है? जिसको हम कहते हैं पिंड, ऑब्जेक्ट्स। और फिर यही आगे चलते हुए हमको प्लैनेट्स के रूप में दिखता है, ग्रह। हाँ उल्टा कोई। तो ये पदार्थ अवस्था का स्वरूप है पूरे अस्तित्व में। सिर्फ हमारी धरती की बात, अब मंगल ग्रह पे चले जाओ, हमारे सोलर सिस्टम से किसी और सोलर सिस्टम में चले जाए, वहां पर भी क्या दिखेगा कि एटम्स होंगे। ये सब एटम्स होंगे, एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स से ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखेगा। हमको भी इस धरती पर भी जैसे दिखता है तो बड़ी क्लियरली जो है, इस चीज को तो हम साइंस में समझ ही लेते हैं, और ये तो बिना साइंस समझे भी हमको फिजिकली दिखता है कि है ना, पत्थर है, कोयला है ना, लोहा है, गोल्ड है, ये सारी चीजें जो है हमको दिख रही हैं। तो इन सब का जो है फिर हमको ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखते हैं, और ये सब जो है मिलके अल्टीमेटली किस रूप में दिखता है हमको? इन सब में रचना विरचना होती रहती है। इन सब में डायग्राम आप बाद में बनाना, जो सूत्र के रूप में आता है वो अगर लिखना चाहे तो साथ साथ लिख ले। इन सब में रचना विरचना होती रहती है। तो सूत्र क्या है? रचना विरचना परस्पर पूरक है। रचना विरचना परस्पर पूरक है। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जब विरचना होती है तो फिर से वो एटम्स के रूप में उपलब्ध हो जाता है। फिर वो हाँ, टूटना, बिखरना, बिगड़ना, कोई भी शब्द ले, कोई चीज, जैसे कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो पहले जो है इस प्रोसेस से बनती है, फिर कभी बहुत पुरानी होती है तो वो, और फिर से वो पदार्थ के रूप में अगली रचनाओं के लिए उपलब्ध हो जाती है ना। तो फिर से जो है वो अगली रचनाओं के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसको कह रहे हैं रचना विरचना परस्पर पूरक। तो जब हम अस्तित्व के नियम को समझने जाते हैं तो रचना विरचना परस्पर पूरक, ये नहीं समझ में आया होता तो काफी बारी हमको विरचना जो है ना वो दुखी करती है।
मानव भी है, तो पुराने मानव जाए ना और नए आते रहे, जगह ही नहीं बचेगी। है ना? पुराने मानव जाए ना और नए आते रहे तो क्या होगा? तो प्राकृतिक नियम है, तो वो जो आया जाएगा वो उसको बाद में देखते हैं, लेकिन अभी हम उसको पदार्थ के रूप में देख रहे हैं कि ये जो है ना इसका एक क्रम है और रचना विरचना परस्पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मेरे जो पहली बार ध्यान दिया, तो ये पूरी अस्तित्व की व्यवस्था में आप लोग पढ़ाते भी ना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना? तो वो यही हो रहा है, सॉरी, कि नई रचनाएं बन रही हैं, तो नई रचनाएं बन रही है, अब फिर से और नई रचनाएं भी बन रही है, तो पुरानी रचनाएं जो है वो तो मानव नहीं करता है। जब मानव नहीं था तब भी ये रचना विरचना ये निरंतर काम। अब यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित क्या कर रहे हैं कि अस्तित्व में जब विकास हो रहा है तो इन्हीं पदार्थ में ही अणुओं में किसी संयोग में जल की रचना हुई, H2O। तो हाइड्रोजन भी उपलब्ध था और ऑक्सीजन भी उपलब्ध था। इन्हीं संयोग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बने। तो जल बना तो फिर पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था की रचना की संभावना। पेड़ पौधे जो है वो जल बनने के बाद में उनका प्रकटन हुआ। तो एटम्स वगैरह तो थे ही, अभी यही परमाणु जो है ये अब जल के साथ में जब मिले तो इनका जो आगे चल के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर्स जिनको हम कोशिका कह सकते हैं, कहते ही हैं कोशिका, कोशिका का निर्माण हुआ, है ना? फिर ये कोशिकाओं से पेड़ पौधे बने। पेड़ पौधे और वनस्पति संसार जो है वो सारा का सारा, प्लांट्स जो है ये सारा का सारा, ये और ये, इसमें रचना विरचना चलती रही। तो ये पदार्थ अवस्था थी। अब यहां पर ये क्या आ गया? प्राण अवस्था आ गया। कितना ठीक लग रहा है ना? कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं। तो आदरणीय नागराज जी का यह प्रस्ताव है कि किसी भी धरती पर जब पदार्थ अवस्था से आगे का विकास होगा तो सबसे पहले जल का प्रकटन होगा। और इसको काफी सारे साइंटिस्ट भी अपने में देखते, हम लोग जैसे अपना सैटेलाइट्स वगैरह और ये चीजें भेजते हैं दूसरे ग्रहों पर, तो ये ढूंढते हैं कि वहां पे पानी मिला के नहीं मिला, क्योंकि फिर ऐसा साइंटिस्ट का भी जो एक कंक्लूजन है कि जहां पर पानी मिलेगा वहां पर आगे कुछ और मिलने की, जहां पर पानी तक भी नहीं पहुंचे अभी, वहां तो अभी पता नहीं करोड़ों साल अभी और लगेगा, और जहां पानी बन भी गया है वहां भी अभी हो सकता है कि लाखों करोड़ों साल और भी लगे। तो ये पहली दो अवस्थाओं का ये जो है हमको, यहां पर सब कुछ साइक्लिक है, आवर्तनशील। इसको इवन सोलर सिस्टम के लेवल पर भी कह सकते हैं। कोई सोलर सिस्टम भी हमेशा रहेगा ऐसा कह सकते हैं क्या? वो भी रचना होगी, है ना? उसकी भी रचना होगी। तो पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत सोलर सिस्टम्स हैं, नए सोलर सिस्टम्स बन रहे हैं, पुराने सोलर सिस्टम्स विरचित, ऐसा कल्पना में, है ना? और कहीं पे कुछ परेशानी भी नहीं लगी। अब आए जीवावस्था पे।
तो जीवावस्था कैसे प्रकटन हुआ? तो यहां पर जो थे ना, ये परमाणु थे जो पीरियोडिक टेबल में है। यहां पर कह रहे हैं कि एक अलग किस्म का परमाणु आया जो पीरियोडिक टेबल में नहीं है, इसको जीवन परमाणु बोला। जो शरीर प्लस जीवन जिसको कह रहे हैं, पीरियोडिक टेबल रेफरेंस में किसमें ले रहे हैं सर? सारा का सारा जो ये सब हो रहा है, ये तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन है ना, वो सब तो इसमें हो रहा है। अब जब हम जीवावस्था में आए तो यहां पर अलग तरह का परमाणु, एक अलग तरह का परमाणु आया, इसको कहा जीवन परमाणु। तो ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं और जीवन परमाणु के संयोग से जीवों की रचना, जीव अवस्था का ठीक है, एक बार समझ ले। तो अब जीवावस्था क्या हुआ? जीवावस्था जो है, एक तो ये वाला जीवन परमाणु और एक जो है इनके शरीर जो है वो कोशिकाओं से ही बने हैं, कोशिकाएं पदार्थ से ही बनी। तो इनके भी शरीर विरचित होकर के पदार्थ तक ही पहुंचते हैं। तो इनका शरीर जो है वो इसी विरचना क्रम में ही शामिल हो जाता है। जीवन परमाणु का क्या होगा? अभी हाँ हाँ हाँ, ऐसे छोड़ थोड़ी दूंगा। तो ये जीवन परमाणु जो है ये अस्तित्व में है, ठीक है। ये आया कहां से और जाएगा कहां पर, उसको डिटेल में पर एक बार जीवावस्था के साथ ज्ञानावस्था की भी बात पूरी करके और फिर जो है जीवन परमाणु को लेते हैं। इसी तरह से चलते चलते यहां पर जो है एक खास किस्म का शरीर बना, है ना, जिसको कि हमने मानव शरीर के रूप में पहचाना। इधर एक मानव शरीर, और उसका भी जब जीवन के साथ में संयोग हुआ, जीवन परमाणु के साथ में, तो हमको एक्चुअल में क्या मिल गया? मानव मिल गया। और मानव में भी यही हुआ कि उसका शरीर जो है वो, क्योंकि ये प्राणावस्था की, ये मतलब इधर से पदार्थ से ही बना है, प्राणावस्था की इकाई है, कोशिकाएं रहती है, जो इनके साथ में होता है, यही मानव के शरीर के साथ भी हो रहा है ना। हम मरने के बाद में शरीर को दफना दें, जला दें, जो भी कर दें, वो इवेंचुअली जाकर के क्या बन जाता है? पदार्थ, या बेसिक पदार्थ के रूप में, एटम्स के रूप में। तो इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक बात आ गई कि अब ये जीवन परमाणु जो है ये क्या है। तो इसको आदरणीय नागराज जी ने इस तरह से प्रस्तावित किया है कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में एक से लेके कितने तक के एलिमेंट्स? 119 के आसपास होता है। 118। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 108, 10 कुछ ऐसे होते थे, फिर कुछ और 114, ठीक, जो भी, मतलब कुछ कम ज्यादा। आदरणीय नागराज जी ने ऐसा प्रस्तावित किया कि 120 परमाणु है अस्तित्व में, ठीक है। कुछ ढूंढे जा चुके हैं, कुछ ढूंढे जाएंगे, जो भी है 120 आए। इन 120 परमाणुओं में बिल्कुल सेंटर में एक परमाणु है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में नहीं है, लेकिन इस क्रम में देखें तो इस जगह पे आके प्लेस होगा। अब वो क्या डिफरेंस है वो भी मैं धीरे धीरे आपको रख ही रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ये जो है 60 नंबर पर एक परमाणु है। अब 60 नंबर पर एक्चुअल में भी पीरियोडिक टेबल में कोई परमाणु है, और वो तो जीवन परमाणु नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि एक परमाणु में क्या रहता है? आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके जो है वो चलता है।
तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इन सब में मिलके रहते हैं अप्रोक्सीमेटली उतना ही न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन इक्वल टू है ना, ऐसा जो है कुछ सिस्टम है। तो जो 60 नंबर में परमाणु होगा उसके यहां पर भी 60 परमाणु अंश होंगे, है ना, सेंटर में न्यूक्लियस में, और ऑर्बिट्स में भी मिला के जो है यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 32, ऐसे करके जो है ना 2, 8, 18, 32 इसका जब टोटल करते हैं तो वो 60 बन जाता है। तो आदरणीय नागराज जी ये कह रहे हैं कि ये वाला जो जीवन परमाणु है ये पीरियोडिक टेबल से इस तरह से अलग है कि इसके न्यूक्लियस में एक ही परमाणु अंश है। एक ही परमाणु अंश, और बाहर जो है ये इस तरह से चारों के चारों ऑर्बिट्स में परमाणु अंश चल रहे हैं। और इसी मॉडल को रख के कह रहे हैं कि इसी को, ये बाहर वाले को कहा मन, इसको कहा चित्त, बुद्धि, ठीक है, और जो बीच में केंद्र में है आत्मा, इसको आत्मा का, और ये एक परमाणु अंश है ना, यहां पर 60 नहीं है। इसको बोला कि ये गठन पूर्ण परमाणु है। गठन पूर्ण परमाणु का मतलब क्या हुआ कि बाकी के जितने भी परमाणु हैं उनमें परमाणु अंशों की संख्या में परिवर्तन होने से एलिमेंट बदल जाता है। जैसे कि मैंने कभी, मेरे को जब शुरू के दिनों में जब ये वाला प्रस्ताव आया तो मैंने रिसर्च करी थोड़ी, गूगल वगैरह पे सर्च करके, तो मुझे ऐसे पता चला कि पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन और गोल्ड ये साथ साथ है। ऐसा है कुछ भैया जो साइंस वाले, अगर किसी को ध्यान हो तो बताएं। सबसे ये सुधीर तो नहीं भी याद हो तो जो मेरे को याद है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि टंगस्टन एंड गोल्ड जो है ये साथ साथ है। तो लंबे समय से मानव जाति में एक ऐसा प्रयास रहा है कि कहीं ना किसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट, उसको जो है एल्केमी के रूप में स्टडी करते हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ जी, तो कोई एक किसी लोहे को या एल्यूमिनियम को गोल्ड में कन्वर्ट किया, तो उनको तो गोल्ड में नहीं कन्वर्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग के कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो लैब में ये प्रूवन है कि गोल्ड को टंगस्टन में कन्वर्ट जो है वो बड़ी आसानी से लोग कर पाए। तो लैब में कर पा रहे हैं और अस्तित्व में वैसे भी होता रहता होगा, ऐसा जो है कल्पना में आता है। तो जहाँ तक लैब्स की बात है सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, बाकी बात बाइक ले लो। और सारे साइंस के विद्यार्थी हैं सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये बिल्कुल साइंस ये मानता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या पर उसकी प्रकृति निर्भर करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो तो कम ज्यादा हो जाती है जब नए यौगिक बनते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करना, इट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, और वो ब्रेक होता है तो उससे चेंज जरूर होते हैं, लेकिन उससे इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम ये जो बने हैं ये इसी का परिणाम है। तो बट हाँ ये चेंजेबल है, तो अस्तित्व में ये सब प्रक्रियाएं जो है होती रहती है, नए प्लैनेट्स बन रहे हैं और ये जो कुछ भी है ये अस्तित्व में भी है ना, अब सन में भी ये सब कुछ हो रहा है, हाँ चेंजेबल है ना। तो ये एलिमेंट जो है ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने का प्रावधान अस्तित्व में है। इसको कह रहे हैं गठन, एक सेकंड, इनको कह रहे हैं बाकी सबको गठनशील परमाणु। गठनशील परमाणु का क्या मतलब हुआ कि कोई भी परमाणु जो जैसा बन गया है वो हमेशा वैसा रहेगा ऐसा नहीं है ना, वो परिवर्तनीय है ना, बड़े बड़ों से छोटे बनते हैं हाँ, है ना। तो वो ये परिवर्तनीय है, सिर्फ इतनी बात जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो परिवर्तनीय है, उसको कहा गठनशील परमाणु।
ठीक है। फिर ये कहा कि इन्हीं किन्हीं संयोगों में एक गठन पूर्ण परमाणु भी बन जाता है। तो एक नहीं, मतलब एक टाइप का परमाणु जिसको फर्दर आगे चीजें जिसमें उसके बाद में वो चेंज नहीं होता है, इसका गठन पूर्ण हो गया। तो अपनी कल्पना के लिए शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा रहा, तो इसको कल्पना के रूप में, एक मॉडल के रूप में अपने में रख सकते हैं कि जैसे एटम्स रहते हैं और बहुत सारे एटम्स मिलके कुछ ऑब्जेक्ट बनता है, इस तरह से एक एटम और है अस्तित्व में जो मिलके कुछ नहीं बनता है। ये एटम अकेला ही, ओके, ये वाले सारे एटम्स जो है ये क्या हो रहा है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फर्दर मिलके ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, फर्दर मिलके प्लैनेट्स बन रहे हैं, फिर बाद में विरचित होकर के फिर से एटम्स के रूप में जा रहे हैं। ये वाला एटम दूसरे ना तो किसी और एटम के साथ में ऐसे मिलता है जैसे H2O मिलता है, और ना ही आपस में भी एक एटम दूसरे एटम के साथ में मिलता है। जैसे आप इंडिविजुअल एंटिटी, ये इंडिविजुअल Pure identity। जैसे कि गोल्ड की हम बैंगल पहनते हैं तो उसको हम पिंड के रूप में देख पाते हैं, लेकिन वो है सारे के सारे गोल्ड के ही एटम्स है। तो गोल्ड के ही काफी सारे एटम्स मिलके हमने उसको गोल्ड के रूप में एब्सोल्यूट कैसे। लेकिन यदि सर हम इसको इस परिभाषा में रखते हैं तो ये साइंटिफिक दृष्टि से ये पदार्थ की श्रेणी में ही आएगा सर। तो पदार्थ में भैया रचना विरचना होती रहती है ना। अब इसको जो है ना ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में समझना यस सर। कि पदार्थ में रचना विरचना, इसको हमने पदार्थ को ऐसे, इस पे ये सब कुछ जो है ये नहीं हो रहा है। ये ना अपने जैसे किसी और एटम के साथ में मिलता है और ना जो है ये दूसरे एटम्स के साथ में ऐसे मिलता है जैसे कि ये वाले एटम्स मिलते हैं। तो जब शरीर उपलब्ध होता है, तो जीवन से कैसे कोरिलेट तो जब शरीर उपलब्ध होता है तो एक शरीर के लिए एक जीवन जो है उसको चलाने के लिए अस्तित्व में प्रोविजन है। तो जैसे जैसे शरीर उपलब्ध होते रहते हैं वैसे वैसे जीवन जो है वो उन शरीरों को चलाते रहते हैं। जैसे शरीर खत्म होता है, ये जैसे हमने जितना भी यहाँ पर पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था की बात की, तो इनके शरीर और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ये विरचित होते हैं। तो जो रचना है वो विरचित होती है, एटम विरचित इतना तो बिल्कुल क्लियर है ना। जो रचना है, जो कंपोजिशन है वो विरचित हुई, एटम विरचित नहीं हुआ। तो यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि जब मृत्यु होती है तो ये जीवन परमाणु शरीर से अलग हो गया। ना शरीर के परमाणु विरचित हुए थे, ना ये विरचित होगा। तो वो वाले भी परमाणु बने रहे और ये वाला भी परमाणु नेचर में मौजूद रहेगा। नश्वर। ठीक है। तो ये प्रपोजल के रूप में इस तरह से रखा हुआ है। तो अस्तित्व में सब कुछ आवर्तनशील है, तो पहले से मौजूद थे। लेकिन सर एक चीज क्लियर है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं इधर हाँ जी, गठनपुर परमाणु को छोड़ के जितना भी है, हाँ। इससे सबकी बाकायदा रिसर्च है। ये तो हाइपोथेसिस नहीं है, बट ये अभी तक मेरे नजर में हाइपोथेसिस है। तो भैया आप ही कल परसों कोई बता भी रहा था ना, अभी तक किसी ने पर वो इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है। लेकिन सर वो रिसर्च बेस्ड तो है। हाँ, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने, क्या बोर रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने 1910 में इसका मॉडल प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी देखा नहीं था, है ना। तो बिना तो एक हाइपोथेसिस रहती है। नहीं सर, प्रयोग है ना। तो भैया तो यहाँ पर तो मानव ही उस प्रयोग को जो है वो देख रहा है ना। ये इंद्रिय गोचर नहीं है, ये मानव को समझ में आएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट को समझ में नहीं आएगा। तो इसको मानव समझेगा। अभी शुरू में इसको प्रस्ताव के रूप में ऐसा देख सकते हैं कि जैसे आपका साइंस में हाइपोथेसिस आता है, उसमें लोग लगते हैं
और फिर काफी सारे लोग मिलके हो सकता है 150-200 साल के बाद में कोई हाइपोथेसिस जो है वो प्रूवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोग लगेंगे और ये भी कभी आगे चल के जिस भी तरीके से प्रूव होगी अभी हाइपोथेसिस। हाँ बिल्कुल। इसको जितना हमने अभी तक देखा, जितना अभी तक हमने पिछले 6 दिन में डिस्कशन किया, तो उसके रेफरेंस में देखते हुए एक्चुअल में चल क्या रहा है वो सारा का सारा हमको अगर समझ में आता है तो ये लगता है जैसे कि एक हाइपोथेसिस का भी कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। हाँ, तो अगर वो प्रैक्टिकल शेप में हम सबको प्रमाणित होता है, उसको मानव ही फील कर पाएगा कि भाई होता है कि नहीं होता, और नहीं होता या होता है कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, वो भी चीज है। तो एक सेकंड, इसमें सर मैं एक चीज और ऐड करूं, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। आई एम फुली सेटिस्फाइड, दिस इज आई हाइपोथेसिस। रिलेटेड अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन साइंस जो है ये भी कंफर्म करता है कि सेल से, जिस सेल से पेड़ पौधे बने हैं, ओवर द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, उसी सेल के रूप ने जो है जीव बनाए। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, किंगडम मोनेरा के तो बायोलॉजी के स्टूडेंट। हाँ, तो हम उससे अलग नहीं कह रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सर। यदि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इसमें कि जो सेल से पेड़ पौधे की जो अवस्था है और जीव सेल से जो पेड़ पौधे की अवस्था है, जीव अवस्था है, जीव अवस्था के बाद फिर मानव शरीर है। आपका कहना है मानव शरीर के अंदर जो है परमाणु आया है, जीवन परमाणु। जीवन परमाणु। तो जीवन परमाणु सेल में आया था कि मानव शरीर बनने के बाद आया? तो जीवन परमाणु एग्जिस्टेंस में है ही। एग्जिस्टेंस में है तो सर सेल डिवाइड होके ऑर्गेनिज्म बना है, तो उस सेल के अंदर जीवन परमाणु था, या फिर जब उसने मानव प्रतिरूप लेना शुरू किया तब जीवन परमाणु के अंदर? दोबारा से बोलता तो आप शांत होके थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं सर। आई थिंक हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ कि जीवन परमाणु कोशिका से नहीं बना है ना। कोशिका जो है ये मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर है ना। जीवन परमाणु एटम के लेवल पर ही है। जीवन परमाणु जो है ये परमाणु के लेवल पर ही है, ये कोशिका के लेवल पर। तो कोशिकाएं जो है वो मिलके पहले प्राणावस्था बनी, उसी के विकास क्रम में जीवावस्था के भी शरीर बने, उसी के ही विकास क्रम में मानव शरीर भी बने। ये सब कोशिकाओं से बने। एक सेकंड पूरा है ना? ये सब कोशिकाओं से बने। जीव अवस्था के शरीर और मानव शरीर चलाने के लिए जीवन परमाणु की अस्तित्व में व्यवस्था है। जैसे कि अस्तित्व में बाकी इतने किस्म के परमाणु हैं, इस तरह से अस्तित्व में एक जीवन परमाणु भी अस्तित्व में है। सर क्या ये जीवन परमाणु दूसरे जीवों में भी उपस्थित है? जीवावस्था में और ज्ञानावस्था में। जीवावस्था में इन्हीं में ही लिख रहे हैं, जीवावस्था में और ज्ञानावस्था में जीवन परमाणु। जीवों में भी है, यूनिसेलुलर में भी है। वो किस में है, किस में नहीं है? जीवावस्था में कह रहे हैं, कुत्ते बिल्ली में है, गाय भैंस में, हाथी शेर में, इनमें इतना जो है। तो अब ये जीवन परमाणु जो है, अब ये जीवन परमाणु है क्या? तो उसको ये बताया कि जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में ये है ना, तो ये बाकी सारे के सारे जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें कंपोजिशन डीकंपोजिशन जो है ना वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे होता रहता है। इसमें कोई भी कंपोजिशन डीकंपोजिशन नहीं होता क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये जो है परमाणु के रूप में शरीर के बिना भी रहता है, और जब शरीर उपलब्ध होता है तो शरीर को चलाने के लिए भी उपलब्ध है। अब सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यदि कोशिका से जीव अवस्था बनती है, जीव अवस्था तभी बनती है जब उसके अंदर जीवन परमाणु की एंट्री होती है। बिल्कुल। अच्छा, साइंस ये कहती है कि उसी कोशिका से पेड़ पौधे बन सकते हैं, उसी कोशिका से जीव भी। तो हम भी यही कह रहे हैं भैया, जीव अवस्था में जीवन परमाणु ऐड होने के बाद फिर ये स्थिति आएगी। हाँ, कोशिका वही है, उसमें ऐड है ना, कोशिका वही है, तो वही है, चेंज हुआ जैसे भी है, मतलब कोशिकाएं हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो शरीर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो काम करना है, जिसको एक्सप्लोर करना है कि भैया ये जीवन परमाणु जो है ये
इसको तो एक तो ये है कि इसको ना इस तरह से जब देखते हैं, एक सेकंड, इस तरह से जब देखते हैं तो ये इकाई के रूप में क्लियर होता है। इकाई मतलब यूनिट्स के रूप में, कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मानव हैं, तो हर मानव को अलग अलग जीवन चला रहा है। ये जेनेटिक नहीं है ना। फिर से दोबारा से वो डायग्राम बनाता हूं जो पहले बनाया था। शरीर और अब इस डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं। ये एक्वायर्ड हुआ सर, वो शरीर जो है ये मम्मी पापा से मिलता है, जीवन मम्मी पापा से नहीं मिलता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, और यही बात ये वाला डायग्राम पहले भी आया था। अब उसको हम बाद में आएगा तो माइक पहले से माइक उपस्थित माइक कैसे माइक है, माइक सर? माइक हाँ नहीं, उस वहाँ पर साइंस कंट्रोल माइक अगर वो एक बज गया ना। अगर वो पहले से उपस्थित है तो वो एक्वायर्ड क्या कैसे पहले से उपस्थित? है? ये जीवन परमाणु, हाँ, अगर ये हमारा पहले ही परमाणु वहाँ पे पदार्थ अवस्था में उपस्थित है तो ये एक्वायर्ड कैसे हुआ? अगर हम अपनी साइंटिफिक नॉलेज लगाते हैं, वो तो बाद में आता है, ये बाद में एक्वायर होएगा सब कुछ। एक्वायर का क्या मतलब हुआ? जीवन काल में जब हम ग्रहण करेंगे अलग अलग परिस्थितियों में बाहर एनवायरनमेंट से, तो हम उसे कहेंगे एक्वायर्ड है। और ये आप कह रहे हैं कि पहले से ही उपस्थित है, जैसे हम परमाणु। जी ठीक है। तो इन सब चीजों में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। जैसे मानव का शरीर है, जब पैदा होता है तो 2-3 किलो का होता है, मैं अब 80 किलो का हो गया। तो शरीर में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। इन सब में फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटिटेटिव चेंज होता है, इसमें क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होता है, इसमें क्वालिटेटिव चेंज होता है। जो जीव चेतना से मानव चेतना का जो परिवर्तन है वो क्वालिटेटिव चेंज है। इसमें कोई क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होता है। तो इसमें एक सेकंड, तो आपने कहा कि एक्वायर्ड कहां से? तो इसने कुछ और परमाणु नहीं एक्वायर करने हैं, ये तो एक ही परमाणु है। मतलब ये पहले से उपस्थित है, लेकिन क्वालिटेटिव, हाँ, इसी में क्वालिटेटिव। इसको ना बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, अगर एक फिजिकल उदाहरण से ही कुछ समझ में आता हो, तो जैसे 2 घर हैं, दोनों घर में का नक्शा बराबर जैसा है, 3 BHK, दोनों में फर्नीचर एक जैसा है, टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड, जो कुछ भी है, किचन वगैरह सब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक घर व्यवस्थित हो और एक घर अव्यवस्थित हो? हो सकता है। तो दोनों घरों में बराबर का सामान होते हुए भी एक घर व्यवस्थित हो सकता है और एक घर, तो अब ये अव्यवस्थित घर व्यवस्थित कैसे हुआ? सामान उतना ही था, उसको ठीक तरह से सेट कर दिया। तो इसमें भी जो कुछ भी चाहिए वो है पहले से ही, इसको बस ठीक तरह से सेट होना है। ये ठीक तरह से सेट हो गया तो ये मानवीय आचरण के साथ में हो गया, और ठीक तरह से सेट नहीं हुआ है तो ये अमानवीयता में जी रहा है। सर, नो डाउट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मैं बिल्कुल ये मान रहा हूँ, सब लोग इससे आप भी एग्री कर रहे हैं कि ये जो गठनपूर्ण परमाणु का हाइपोथेसिस है, ये रियलिटी में कब आता है और कब इस साइंटिफिक कसौटी पर खरा उतरता है। और जहाँ तक इंसान की बात है, इंद्रिय गोचर की बात आप कर रहे थे, तो जितनी ये रिसर्च है ये इंद्रिय गोचर इंसान है, ज्ञान गोचर के श्रेणी में आते सर, वो इंटरप्रेट करता है तभी वो चीजें आती हैं। बिल्कुल, वो खाली जो इंद्रिय गोचर है उसके आधार पर वो संभव नहीं है रिसर्च। देखो आप लोग जो है ना, वैसे भी देखो, मैं एक छोटी सी बात रख लेता हूँ, फिर आपका भी सुनेंगे, और इस बात की, आपकी बात के बाद में फिर लंच ब्रेक के लिए चलेंगे। इसके बाद में अभी हमने अस्तित्व का एक पार्ट देखा है, इसके बाद में अस्तित्व का एक दूसरा पार्ट भी देखेंगे, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको कंटिन्यूटी तो बनाए रखेंगे। मेरे को जो है सिर्फ इसमें क्या ऐड करना था कि कहने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा से इधर उधर हो गया।
अभी जो बात बाइक चल रही है उसका फोकस ना करके हम साइंस को फोकस कर रहे हैं हाँ। कि साइंस को, और जबकि हम जानते हैं कि साइंस परिवर्तनशील है। उसको उसकी चीज कुछ नहीं है कि लास्ट ये नहीं है कि हमने जो कह दिया वही साइंस है। कि पहले हम क्या होता था, दांतों में टेस्ट करते थे फ्लोराइड, बाद में क्या साइंस ने कहा नहीं फ्लोराइड तो दांत हमारी कैविटी बढ़ा रहा है। तो साइंस पर बहुत ज्यादा परिवर्तनशील, तो हम सारा फोकस साइंस इस साइंस को हमने पैरामीटर मान लिया, उसी पे हम आकलन कर रहे हैं। जबकि बोल के आप चेंज हो रहा है, और ये हम पहले ऑलरेडी कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस। तो कम से कम उस बहस को, तो साइंस को तो मत करो कि दूसरे लोगों को क्वेश्चन सारे तो रखे जाए। एक क्वेश्चन का एक प्रयास ये हो कि केवल साइंस ही अंतिम सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो ना हो कम से तो कम। ये जो है ना, देखो इसको बाकी लंच के बाद में करेंगे। इसको मैं एक चीज रखता हूँ और फिर हम लंच पे चलते हैं कि जैसे हम लोग हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाते हैं? साइंस, हम जब पढ़ते थे तो क्या क्या पढ़ते थे? साइंस और ह्यूमैनिटीज। तो ये जो ह्यूमैनिटीज है इसमें ह्यूमन इंक्लूडेड है। ह्यूमैनिटीज में ह्यूमन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जितना हमारा फीलिंग्स वाला पार्ट था, कोई किसी से घृणा करता है, कोई प्यार करता है, कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा हमने लिटरेचर में पढ़ाया। ये साइंस में नहीं आ रहा, क्योंकि वो फीलिंग्स जो है वो साइंस पर, तो पहले ना अपने में इसको भी शोध करना पड़ेगा। ये ग्रेजुअल होने वाला काम है कि जो अभी भाई जी ने भी कहा कि क्या साइंस ही सर्वस्व ज्ञान है। वो उसका पार्ट है सब। एग्जैक्टली, एग्जिस्टेंस का एक पार्ट साइंस से समझ में आता है। ये जो ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट है ये साइंस के दायरे से ही बाहर है। ये तो आप एजुकेशन सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं। सर जब हमने साइंस तो कोई किसी से कितना प्यार करता है, नहीं करता है, इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बता पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्यार होता नहीं है। तो बस इसको जो है ना वो थोड़ा सा धीरे से अपने में सेट होगा कि इसको साइंस की कसौटी पे ही देखना है, या मैं अपने कसौटी को भी रिव्यू करूं थोड़ा सा। इसको लंच के बाद में लंच के बाद 3 बजे मिलते हैं। थैंक यू। पूरा व्यवस्थित का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, तो हम आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा जो है ना वो इस पे कर सकते हैं और बात फिर जो है हमें इसको क्लोज करना ही होगा, ताकि जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो भी 1-1.5 घंटे का। बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा है, वही करूँ तो वहाँ तो हम से दिखते तो हैं। ये जो समझने वाला काम था जिसको हम जागृति की यात्रा कह रहे हैं, न्याय धर्म सत्य, तो इसमें न्याय क्या हुआ? मानव संबंधों में। अच्छा वो नाम धर्म क्या हुआ? व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। तो पूरी धरती को केंद्र में रख के जब हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक व्यवस्थाएं भी बनी रहे और मानव के बीच में भी जो कुछ भी है सर्व मानव के बीच में वो ठीक से चलता रहे। तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था जो है उसको धर्म कहा। ये धरती के स्तर पर हो रहा। और सत्य किसको कह रहे हैं? अस्तित्व के स्तर पर। अब हम धरती से भी ये मतलब ये पूरा ही समझ में आएगा। सत्य तो सिर्फ धरती को ही समझ ले, इसको तो पूर्ण सत्य जो है वो नहीं कहेंगे। तो न्याय संबंधों में मानव के बीच में धर्म जो है, जो व्यवस्था है वो पूरी धरती को के रेफरेंस में प्राकृतिक एज वेल एज मानव के बीच में। और फिर सत्य जो है वो, तो यहां पर हमें न्याय भी समझ में परिचय शिविर में नहीं आएगा, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। अब धर्म जो है, जो व्यवस्थाएं है वो उससे भी आगे की बात है और सत्य जो है वो उससे भी आगे की बात है। तो समय देना होगा, लेकिन जर्नी कंप्लीट होती है इन द सेंस कि है क्या, उसका एक ट्रेलर के रूप में, सूचना के रूप में परिचय शिविर अगर 35-40 घंटे का है तो अस्तित्व के बारे में भी 2-4 घंटे जो है एक बात जो की जाए। किसी की रुचि नहीं भी रहती है इसमें, भैया ठीक है जहां से भी आया
जैसे भी बना, अब बना तो हुआ है ना, मुझे तो परिवार में जीना है ना, तो किसी की न्याय में ही रुचि रहेगी, वो न्याय को ही ज्यादा फोकस करेंगे, और वो पहला स्टेप है भी, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन कई लोगों की सत्य की खोज की भी अपनी एक तलाश जो है वो रहती है। ये प्रश्न जो है ये चलते ही रहते हैं अपने अंदर के, भैया ये आत्मा परमात्मा भी कुछ होता है ना, ये क्या है एक्चुअल में, सत्य क्या है, धार्मिक किताबों में भी अपनी अपनी क्या लिखा है, उसको भी हम एक्सप्लोर करते रहे हैं, मतलब जो करते रहे हैं। तो पूरे अस्तित्व विद रेफरेंस, पूरा अस्तित्व, वो भी वेरिएबल है, ये आप बताएंगे, वेरिएबल कोई बात। तो देखते हैं उसको धीरे धीरे करके। वेरिएबल है इन द सेंस ये इकाइयों के रूप में वेरिएबल है, ये सारी की सारी क्या है, अब हम इसको जो है एक नाम भी दे सकते हैं कि जिसको हमने जड़ संसार कहा वो भी इकाइयां है। जैसे आम का पेड़, एक आम का पेड़ जो है ये अपने आप में एक सच्चाई तो है, लेकिन आम का पेड़ हमेशा नहीं रहता, तो इसको हम परिवर्तनशील के रूप में पहचानते हैं, है ना, कि 100 साल पहले नहीं था, आज है, और 100 साल बाद फिर से नहीं होगा। तो इकाइयों में हमको परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन फिर परंपरा के रूप में देखते हैं तो परिवर्तन नहीं दिखाई देता, कि आम का पेड़ 100 साल पहले भी होते थे, उसी प्रोसेस में चल रहा है। हाँ, तो एक इकाई चली गई, लेकिन आम के पेड़ की परंपरा है। एक मानव चला गया, लेकिन मानव की परंपरा है ना। तो एक सेकेंड, सोलर सिस्टम भी कोई कभी है कोई नहीं है, लेकिन अस्तित्व में सोलर सिस्टम्स की भी एक परंपरा जो है वो है। ये जो है अपने में समझ में आता है कि परंपरा का स्थायित्व है, इकाई का स्थायित्व नहीं है। ये जो है अपने में एक बात जो है वो निकल कर आती है। अब बताओ, माइक ले। जो अस्तित्व की बातें हम देखते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये पूरे अस्तित्व की बात हो रही है, इकाई की बात हो रही है, अगर हम मतलब मैं कंफ्यूज रहता हूँ इसमें कि जो हमारा जो शरीर है, शरीर में भी इकाइयां हैं और कहीं वो भी व्यवस्थित है अपने आप में, जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, या उनकी और छोटी पार्ट देख लें, वो जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने आप से एक इकाई दूसरी इकाई से संबंधित है, और इससे वो पूरा हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रही है और कर रही है, लेकिन जीवन की वजह से उसका बाहर का बिहेवियर अलग हो जाता है, लेकिन अंदर का तो मुझे लगता है पूरा जो अस्तित्व हम देख रहे हैं ये अंदर ही तो नहीं है। मतलब आप मेरे को देख रहे हो तो मैं बाहर हूँ या बाहर है ना, तो मतलब अस्तित्व तो बाहर है, मतलब आपके अंदर तो नहीं है। सूरज को देख रहे हो तो सूरज आपके अंदर तो, या ये कहेंगे उसकी पूरे की छोटी उसकी समझ आपके अंदर है, वस्तु बाहर ही है, उसकी समझ आपके अंदर है, अंश है, उसकी समझ आपके अंदर आती है, ये भाषा बनती है। इसको धीरे धीरे और आगे चल के आप भी देखना कि कैसे ये रिफाइन होती है। लेकिन इसको क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व में एक तो इकाइयां जो है ना वो जड़ इकाइयां है, जिसको कि शुद्ध रूप से मटेरियल इकाइयां कह रहे हैं। फिर दूसरा जो अस्तित्व में एक इकाइयों का स्वरूप देख रहे हैं उसको हम कह रहे हैं, ये जिसको जीवन परमाणु कह रहे हैं, इसको चैतन्य इकाइयां कह रहे हैं, है ना, या सेंटिएंट एंटिटीज, है ना, ये इनसेंटिएंट। तो सेंटिएंट, इनसेंटिएंट या चैतन्य और जड़ का क्या मतलब हुआ कि जड़ परमाणु सोचता नहीं है, उसमें चेतना नहीं है ना। जैसे कि ये पेन है, ये पेन जो है अगर परमाणु से बना है तो परमाणु नहीं सोचता, तो परमाणु बहुत सारे परमाणु में मिल जाए तो मिलके सोचना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि एक परमाणु नहीं सोचता, एक जड़ परमाणु। तो जड़ परमाणु से बनी हुई कोई भी इकाई है ना। तो बड़ा अच्छा सूत्र है जीवन विद्या में, जो जिससे बना होता है वो उससे अधिक नहीं होता, जो जिससे बना होता है वो उससे अधिक नहीं होता।
बताते हैं, इसको बताते भी हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो पहले। जो जिससे बना होता है वो उससे अधिक नहीं होता। तो जैसे एक मिट्टी का कण है, तो मिट्टी का कण सोचता नहीं है, ये पदार्थ अवस्था की इकाई है। अब मिट्टी के कण को लेके हमने ईंट बना दी, घड़ा बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो अभी भी वो पदार्थ अवस्था की ही स्टेज में ही रहेगा। तो एक मिट्टी का परमाणु भी नहीं सोचता था और उससे घड़ा बन गया, ईंट बन गई, बिल्डिंग बन गई, ये भी नहीं सोचता। कंप्यूटर भी पदार्थ अवस्था की इकाई है। तो कंप्यूटर में भी सोचने समझने की प्रक्रिया, कंप्यूटर में भाव नहीं है। काफी बार ना ये कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया वो जो है मानव तो एक कंप्यूटर की तरह से है, ब्रेन जैसा है वैसा उसमें चिप आ गया है ना। तो मानव में और कंप्यूटर में, मानव में भाव है, मानव को अच्छा बुरा लगता है, कंप्यूटर को अच्छा बुरा ये तो कितना एडवांसमेंट कर दिया, कंप्यूटर इंटरप्रेट नहीं कर सकता। कंप्यूटर में भाव नहीं आएगा, फीलिंग्स नहीं है, है ना। लॉजिक है, लॉजिक हमने उसमें डाला, लेकिन उसमें फीलिंग्स वाला पार्ट जो है वो नहीं। तो ये अब मानव है, तो मानव में फीलिंग्स तो है। अब ये कोई इंस्ट्रूमेंट प्रूव नहीं करता कि मानव में फीलिंग्स है कि नहीं है। ये मानव को ही फील होता है कि मानव में फीलिंग्स है कि नहीं। तो फिर साइकोलॉजिस्ट कैसे एस्टेब्लिश करते हैं इसको? देख लेंगे, साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध है, वो देख ले। मतलब देखो जितने साइंस वाले बैठे हैं अभी तक वो ये तो नहीं कह पा रहे कि हम साइंस में ये पढ़ाते हैं कि भैया ये ऐसा कुछ है ना। तो इसकी एब्सेंस में कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो पूरा नहीं पढ़ता है। जब तक बात पूरी नहीं होगी तब तक पूरी पड़ेगी भी नहीं, है ना। तो मानव को अगर सिर्फ शरीर और ब्रेन मानकर चलेंगे तो मानव का अध्ययन नहीं होता है, क्योंकि मानव केवल शरीर नहीं है, केवल ब्रेन नहीं है, ब्रेन शरीर को नहीं चला रहा है। अरे हमने देखा था जीवन ही ब्रेन के माध्यम से शरीर को चला रहा है। तो इसका जो है, इसका प्रमाण क्या होगा? अब ये माइक्रोस्कोप इसको प्रमाणित नहीं करेगा, इसको मानव ही प्रमाणित करेगा कि मैं जानता हूं कि मैं केवल जड़ नहीं हूं, केवल मटेरियल नहीं हूं, मुझ में फीलिंग्स है, मटेरियल में फीलिंग्स नहीं होती। बिहेवियर से प्रूव करेगा, आचरण से प्रूव करेगा, अपनी थिंकिंग से इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा। तो मानव सोचता है, ये पदार्थ नहीं प्रूव करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे पदार्थ अवस्था में ही आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और भी जितने भी किस्म के टेस्ट होंगे, ये सारे किस में आते हैं? पदार्थ अवस्था में आते हैं। तो जो जिससे बना होता है वो उससे अधिक नहीं होता है। तो पदार्थ अवस्था ये डिसाइड नहीं करेगी कि मानव कैसा है, ये मानव ही बताएगा कि मानव कैसा है। इतना इतना लॉजिकल लग रहा है बात? तो अभी हम लोग कि मानव जो है वो मानव कैसा है, ये इंस्ट्रूमेंट से जो जितनी हम साइंस की बात करते हैं, साइंस शुद्ध रूप से पदार्थ अवस्था को ही देख रही है। तो वो पदार्थ अवस्था का अध्ययन करने के लिए ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं केवल पदार्थ नहीं हूं, तो जो मैं पदार्थ के अलावा हूं उसको पदार्थ नहीं सर्टिफाई करेगा, क्योंकि अब जो हूं ये पदार्थ से बड़ी चीज है। तो हम साइंस के लिमिटेशन को भी जब प्रोसेस मतलब इसको समझ रहे हैं तो इसको देखते हुए चले। तो इतना जो है एक तरह से हम देख सकते हैं कि अस्तित्व में दो तरह की इकाइयां हैं। इकाइयां मतलब जिनको गिना जा सकता है, जिनको डिस्क्रीट कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके बोला जा सकता है कि इस कमरे में 100 कुर्सी है, इस कमरे में 70 मानव है, एक एक आके जो है वो इकाई है। तो इनको कह रहे हैं कि ये इकाइयां हैं
तो एक जो है इंसेंटिएंट किस्म की इकाइयां हैं अस्तित्व में, और एक सेंटिएंट किस्म की इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। इतने तक कोई परेशानी तो नहीं है? थोड़ी बहुत है तो स्वाध्याय से अपनी आएगी स्वाध्याय से, और आगे भी हम फर्दर बातचीत करते रह सकते हैं तो उसको। और ये जड़ इकाइयों का क्रम हमने देख लिया कि जड़ इकाइयों का इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस है। सर एक क्वेश्चन आ रही है, आवाज आ रही है। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि जिस चीज से हम बने होते हैं उससे ज्यादा हम नहीं सोचते, नहीं, हम उससे अधिक नहीं है ये अधिक नहीं है। तो सर जैसे कि हम एनिमल्स हैं तो हम एनिमल सेल से बने हैं, तो जिसमें एक एनिमल सेल है तो हम उससे ज्यादा नहीं है। तो सेल्स के रूप में, बॉडी के रूप में हम सेल्स से बने हैं, लेकिन सेल्स सोचते नहीं, क्योंकि सेल्स भी मटेरियल से ही बने हैं। सेल्स भी मटेरियल से ही बने हैं। तो जो जिससे बना होता है वो उससे अधिक नहीं होता। ठीक है, तो ये सोचने वाली जो चीज है ना, ये मटेरियल से अलग है। इसको जो है अपने में धीरे धीरे करके ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मुद्दा है। अपने भी शोध किया जाए, चर्चाएं की जाए, अध्ययन किया जाए, है ना। और भी लोग जो इन चीजों में रुचि लेते हैं उनसे पूछा जाए, है ना। अब हमारे पास पूछने के लिए प्रश्न भी बड़े स्पेसिफिक हो गए कि भैया परमाणु तो नहीं सोचता, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये सोचने वाला काम, समझने वाला काम, फीलिंग्स वाला काम जो है ये कैसे शुरू हो गया। तो दूसरा भी जो सोचता है कहीं पे, उसका भी अपनी लिमिटेशन पे ध्यान जाएगा। उसने भी शायद इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसे चलते हुए हम अभी यहां तक पहुंचे। बताओ। माइक जो पेड़ पौधे हैं वो जड़ अवस्था में कितने हैं, पहली तो बात हम ये करेंगे। दूसरी चीज, ये डिसीजन मेकिंग पावर इनमें नहीं है, क्योंकि सोच नहीं सकते तो डिसीजन नहीं ले सकते। हम साइंस में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक किसी उल्टी बकेट में हमने एक वो पेड़ को, गमले को रखा और उसके साइड में हमने होल कर दिया, लेकिन वो जो पेड़ है वो अपने आप ग्रो करके उस होल से निकल के टूवर्ड सनलाइट वो जाता है। अब ये उसने अंदर से, हाउ दैट हैपेंड, उसने ये कैसे सोचा और डिसाइड किया? तो ये सोच के कर रहा है या हो रहा है? सोच के, मेरे हिसाब से कि उसने रास्ता तो ये दो तो इसको एक तरह से ये पहचानने की जरूरत है कि कुछ हो रहा है या कोई कर रहा है। इस चीज को मेरे को लगता है कि पहले भी रखा था, लेकिन नहीं रखा हो तो दोबारा रख देता हूं कि अस्तित्व में एक होती है क्रिया, एक होती है क्रिया और एक होता है कार्य। तो क्रिया और कार्य में क्या अंतर है? हाँ, ये क्रिया जो है शेष प्रकृति का शेष प्रकृति के साथ, कार्यकलाप। और कार्य क्या है? मानव का शेष प्रकृति के साथ कार्यकलाप। तो जैसे कि आप और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक कंघी लेते हैं या कोई प्लास्टिक का फुट्टा लेते हैं और छोटे कागज के पीस के पास में लेकर के जाते हैं, तो कंघी कागज को, तो अब कंघी सोच के कागज को खींच रही है या बस हो रहा है? हो रहा है। फोर्सेस तो है, वो तो फोर्सेस अपने आप हो रहा है ना। तो ये बस इस चीज को पहचानने की जरूरत है कि वो हो रहा है या कोई सोच के कर रहा है ना। हम लोहे के मैग्नेट को लेते हैं और उसके पास में मैग्नेट पीसेस, वो नेल्स वगैरह को रखते हैं, तो वो इसको ऐसा भाषा में ही ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट को, कील को खींचा। लेकिन क्या मैग्नेट ने सोच समझकर कील को खींचा या ये नियम है?
तो सोचना क्या होता है और नियम के अंतर्गत क्या हो रहा है, इसको जो है एक अपने में डिस्टिंक्शन बैठाने की जरूरत है। तो वो भी जो है वो जैसे जा रहा है तो वो सनलाइट को हल्का सा उसका जो है ना वो मतलब जैसे जैसे मैग्नेट जो है वो लोहे को पहचानता है, ऐसे ही पौधा जो है वो सनलाइट को पहचानता है। बस इतना ही काम होता है। कोई वो बात में देखो, उसको रखो अभी अपने पास में थोड़ा सा। आपका एक प्रश्न जो था ना लंच के टाइम पे आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, तो वो चर्चा में आना चाहिए कि भैया ये जीवन जो है ये कितने हैं, कहां से आ रहे हैं, ऐसा कुछ आप पूछ रहे थे। तो ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रश्न जो बनता है कि भैया आज देश की नहीं दुनिया की आबादी जो है वो 800 करोड़ है, तो 800 करोड़ मानव इस धरती पर उपलब्ध है। तो 800 करोड़ जीवन जो है, इस जो थ्योरी की बात कर रहे हैं इसके हिसाब से क्या हुआ, हर शरीर को एक एक जीवन जला रहा है। तो 800 करोड़ शरीर के लिए 800 करोड़ जीवन है। अब कल को पॉपुलेशन हो जाएगी 900 करोड़, तो ये 100 करोड़ जीवन और कहां से आएंगे। ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रश्न बनता है। तो इसको भी हमने एक फिजिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं जब पैदा हुआ था तो 2-3 किलो का था, मान ले 3 किलो का था, तो क्या कहते हैं कि शरीर में कितना परसेंटेज पानी है, 2/3 के करीब जो है वो पानी है। तो अगर मैं 3 किलो का पैदा हुआ था तो ऐसा मान सकते हैं मेरे में 2 किलो पानी था। आज मैं हो गया 80 किलो का, अब मेरे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 50 किलो। तो जो पहले जन्म के समय 2 किलो पानी था मेरे शरीर में और आज जो है 50 किलो पानी है, तो ये 48 किलो पानी कहां से आया मेरे शरीर में पिछले 58 साल में? ठीक है, तो पदार्थ अवस्था में काफी सारा पानी है। जितने शरीर बनते हैं उन सब शरीरों को पानी की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता अनुसार जो पानी उपलब्ध है उनमें से वो पानी ले लेते हैं, और पानी काफी सारा उपलब्ध है। शरीरों को जितनी आवश्यकता है पानी उनसे बहुत। तो ये अस्तित्व, अब हम बात क्या कर रहे हैं, अस्तित्व में व्यवस्था। तो अस्तित्व में समृद्धि है, मतलब इसको इस तरह से देख सकते हैं, अस्तित्व में किसी चीज की कमी नहीं। तुम जितने मर्जी शरीर बना लो, अस्तित्व में पानी की वजह से जो है वो शरीर सरवाइव ना कर पाए ऐसा नहीं होगा। मानव अव्यवस्था कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज पानी तो पर्याप्त मात्रा पे ऐसा अपने में समझ में आता ही है। नदियां भरी हुई हैं, है ना, लेक्स हैं, सब कुछ है। तो आदमी को जितना पानी चाहिए, ग्राउंड वाटर भी उपलब्ध है। हम इसको वेस्ट ना करें तो अस्तित्व में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। ये प्रकृति में व्यवस्था है। अब जब मैं मरूंगा तो ये जो 50 किलो पानी है इसका क्या होगा? तो धरती में जो पानी का कॉमन पूल था उसी से ही मानव शरीर में पानी आया आवश्यकता अनुसार, और जब शरीर विरचित हुआ तो यही पानी वापस जो है मिल गया। अब जो है शरीरों के साथ जनसंख्या के साथ में यही हो रहा है कि काफी सारे जीवन उपलब्ध है ना, आवश्यकता से बहुत अधिक उपलब्ध है। जितने शरीर बनते हैं उतने शरीरों के हिसाब से जीवन जो है उनमें आ जाता है। जैसे जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति हो कि विश्व की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाए थोड़ी, सपोज करो कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई और 800 करोड़ से 600 करोड़ हो गया, तो अब क्या होगा कि बचे हुए 200 करोड़ पहले भी बहुत सारे जीवन थे, अब ये उनमें और ऐड हो जाएंगे। एक सेकंड। तो शरीर बनेंगे ज्यादा तो जीवन काफी सारे उपलब्ध है, जैसे पानी काफी सारा उपलब्ध है, हवा काफी सारी उपलब्ध है, इस तरह से जीवन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जितने शरीरों को
शरीर बनते हैं उतने शरीरों को चलाने के लिए जीवन जो है वो आ जाता। और फिर जो है जब वो शरीर नहीं रहता तो जीवन वापस बाकी जीवन के साथ में अस्तित्व में, ये इसका पूरा घटनाक्रम है। सब कुछ साइक्लिक है। इतना ठीक लग रहा है, लॉजिकल लग रही है बात ये? सर आपने कहा गठपूर्ण परमाणु है, गठनपूर्ण। हाँ, तो गठनपूर्ण मतलब बन कैसे रहे हैं? तो बन कैसे रहे हैं, तो ये बाकी सारे कैसे बन रहे हैं? इनको तो आपने कहा था ना ऐसे। नहीं, मैंने नहीं, वैसे ही अब सब पढ़े हुए हैं। ये बाकी सारे कैसे बन रहे हैं? मैं गठनपूर्ण को छोड़ दो मोमेंट के लिए, अस्तित्व में बन रहे हैं, अस्तित्व में बन रहे हैं, है ही, ये भी है ही। बहुत सारे। ये कितने कार्बन के कितने हैं? एक सेकेंड, कार्बन के कितने हैं? बहुत सारे। ऑक्सीजन के कितने हैं? तो ये भी बहुत सारे हैं। इनकी तो एक एक्सप्रेशन ये भी है कि हाइड्रोजन से शुरू होकर हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से फिर सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ही बनते चले गए। बनते, तो वैसे ये भी बन गया। किससे बना वो थी हमको? हाँ, तो अब जैसे ऐसे आप हाइड्रोजन से शुरू हुए अगर, तो आप जैसे आयरन है तो क्या कहेंगे कि आयरन भी हाइड्रोजन से ही बना है? जी सर। बाकी लोग तो नेगेटिव कह रहे हैं। ठीक है, जिससे भी बने, लेकिन है अस्तित्व, है ना। ये अध्ययन का साइंस वाले साइंस का अध्ययन कर लें, जिनको ये पढ़ना है ये पढ़ लें, लेकिन कम से कम हमको एक परिचय शिविर में जितनी बात कर रहे हैं कि ये सारे हैं, इसमें हमको किसी को भी कोई संदेह नहीं है। तो जैसे ये सारे हैं, अब ये कह रहे हैं कि एक तरह का और है। अब ये एक तरह का और है और पकड़ में नहीं आ रहा है। इसका एक कारण है कि ये जीवन परमाणु जो है ये भार बंधन और अणु बंधन से मुक्त है। ये जीवन परमाणु जो है ये भार बंधन और अणु बंधन से मुक्त है। ये किसी और अणु के साथ में मिलता नहीं है, ना किसी दूसरे जीवन परमाणु से मिलता है, ना किसी दूसरे मटेरियल परमाणु के साथ में मिलता है। ठीक है, और भार भी जो एक्चुअल में अणु बंधन की वजह से भार बंधन होता है। भार का जो हमको महसूस होता है, एक सेकेंड, वो अणु बंधन की वजह से ही होता है। तो ना इसमें अणु बंधन है और ना इसमें भार है। ठीक, तो हम लोगों का बाकी परमाणुओं को ऑब्जर्व करने का अभ्यास कैसा हुआ कि वो पिंड रूप में हमारे सामने उपलब्ध है ना। तो हम उसको काटते गए, छोटा छोटा करते गए, बना के भाई हाँ ये वाला है, ये वाला है। ये पिंड रूप में उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि ये अणु बंधन से मुक्त है। तो जिस तरह से ये अकेला परमाणु बहुत सूक्ष्म रहता है, इसी तरह से ये भी अकेला परमाणु बहुत सूक्ष्म रहता है। तो ये इसकी जो है कारण बनता है। आप कुछ कह रहे थे पीछे, माइक ले लीजिए। अभी जो कुछ आप बोल रहे हैं बहुत कुछ गीता का ज्ञान लग रहा है। मुझ में ही सब है, मुझसे सब निकलते हैं, मुझ में समा जाते हैं, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बिगाड़ता हूँ। तो बहुत सी पंक्तियाँ मतलब उसी तरह जा रही हैं। अब उसकी व्याख्या हम भले अलग अलग कर लें। अब देखिए, मैंने गीता का गहरा अध्ययन जो है वो नहीं किया है, लेकिन मतलब देखिए काफी बार ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह से, जिस तरह से हमको समझ में आ रहा है, ये एक लॉजिकल तरीके से समझ में आ रहा है। मतलब वहां पर भी हमने भी आत्मा वगैरह की बातें जो है वो सुनी है। अभी दीदी के साथ में 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, तो वो अपने एक तरीके से बता रहे थे। हाँ, माइक का क्या हुआ? तो दीदी बता रहे थे कि ऐसे भी प्रयोग हुए हैं कि आत्मा जो है वो 28 ग्राम की पाई गई है ना। दीदी का कुछ कहीं से
हाँ, जो भी, तो लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने निष्कर्षों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई नहीं भैया, एक मिनट। तो यहां पर जो बिल्कुल स्पष्टता से है कि ये एक परमाणु के रूप में है, ठीक है, ये अणु बंधन से मुक्त है, ये भार बंधन से मुक्त है। तो जैसे ही आपके सामने कभी ऐसा सवाल आए तो अब पूछने के लिए आपके पास में काउंटर क्वेश्चंस भी हैं जिन लोगों ने स्टडी की है कि अगर वो 28 ग्राम है तो परमाणुओं से ही मिलकर बनने से 28 ग्राम जो है वो वजन है ना, तो वो कौन से परमाणुओं से मिलकर बना है ना, क्या है वो 28 ग्राम कहां से आया है। तो एकदम से हमको जितने भी रिसर्च एंड स्टडीज वगैरह है उनकी भी शॉर्टकमिंग जो है वो एकदम से हमारे पास में पूछने के सवाल भी जो है वो तो जिस भी तरह से हमारे पास में जो भी चीजें मिली, हमारे को जो भी पहुंची, उसको हम एक बिल्कुल लॉजिकल वे में देख पाए कि ये क्या क्या रहे। तो इतना मेरे को लग रहा था कि अभी इतनी बात कर लेते हैं, और भी कुछ प्रश्न होंगे तो समय जितना रहेगा उसको देखते हैं। अब इसके आगे की बात करनी थी कि अस्तित्व में एक तो है इकाइयां जो हमने डिस्कस किया, इसको ये भी नहीं मिटाना था, ये तो गोल चक्कर है भैया, ये तो बना लेना डायग्राम मत बनाइए, आपने कहा था ना कुछ देखना नहीं। हाँ वो ठीक है। देखो ये तो सारी चीजें पहले भी आई हुई हैं, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ये आप लिख लो, है ना, कठिनशील कठिनपूर्ण ये लिख लो, क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा अभी मेरे को, वो वाला बना रहेगा, वो बना रहेगा। ठीक है। तो अस्तित्व में इकाइयां हैं, है ना, अस्तित्व में इकाइयां हैं। इकाइयां दो तरह की हैं, एक है जड़ मटेरियल और दूसरी है, ये आवाज कंटिन्यूसली आ रही है कि गैप आ रहा है? देख लेना, सेल अगर बदलने की जरूरत पड़े तो हम देख सकते हैं। अब एक बार देखिए पूरे अस्तित्व को समझते हुए, क्या अस्तित्व में सिर्फ इकाइयां ही है या कुछ और भी है? अस्तित्व में केवल ये इकाइयां ही है या कुछ और भी है? तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे देखते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम को देखें। तो केंद्र में क्या है, और फिर एक कौन सा ग्रह आता है, और फिर एक, फिर अर्थ। चलो ठीक है, इतना पर्याप्त है अभी। तो यहां पर सिर्फ मैटर है, यहां पर सिर्फ मैटर है, यहां पर सिर्फ मैटर है, और यहां पर है ना, यहां पर चारों अवस्थाएं हैं, हमको ये सब कुछ जो है दिखता है। इसके और इसके बीच में क्या है? तो वहां पर क्या है? कोई कह रहा है डार्क मैटर है, कोई कह रहा है प्रकाश है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लेके चलते हैं कि ये एम्प्टी, इसको क्या कह रहे हैं, खाली जगह। ये खाली जगह कहां कहां पर है? ग्रह को छोड़कर हर जगह पर है। तो हमने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि इस पंखे के अंदर खाली जगह है कि नहीं है, तो क्या पता चला था कि है ना, इस पेन में। तो अगर ये कहें कि ग्रह को छोड़कर सब जगह पे है, या ग्रह को छोड़कर भी सब जगह पर है और ग्रह के अंदर भी है, खाली जगह हर जगह है, ऐसा
ऐसा जो है ये कह सकते हैं कि ये जो खाली जगह है ये हर जगह है। तो हर जगह है मतलब ये, इसको बोला व्यापक। व्यापक मतलब हर जगह, तो इसको ओमनीप्रेजेंट आप कहना चाहें तो कह ले। बोले यहां पर मध्यस्थ अक्षर में इसका नाम दिया गया कि ये क्या है, खाली जगह जो है ये व्यापक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे बाकी जितना भी ये सब कुछ है, इकाइयां, ये सीमित है या असीमित है? नहीं, हर इकाई अपने आप में सीमित है या असीमित है? हर इकाई अपने आप में, बेशक हम धरती को भी ले लें, बेशक हम सोलर सिस्टम को भी ले लें, है ना। सोलर सिस्टम जो भी अगर इकाई के रूप में देखें किसी ना किसी सीमा में वो आता है। ये खाली जगह किस सीमा में आती है? बोले ये कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा, अपनी कल्पना को फैलाते हुए देखें कि ये खाली जगह का एंड पॉइंट आ जाए। थोड़ा सा सोच के देखो, वो सोलर सिस्टम के बाहर निकले तो भी खाली जगह कब तक है? जब तक कोई दूसरा सोलर सिस्टम नहीं आ जाता। उस सोलर सिस्टम में भी खाली जगह है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि हम पूरा अपना ब्रह्मांड जो है, अपना गैलेक्सी जो है, इसको मान ले, तो फिर गैलेक्सी के आगे भी खाली जगह है कि नहीं है? तो ये खाली जगह जो है ये, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसको असीम भी कह सकते हैं। क्योंकि हर इकाई अपने आप में सीमित है, तो उसका एक बाउंड्री सा बनाया जाए तो उसका कुछ ना कुछ आकार जो है वो कह सकते हैं कि बनता है। इस खाली जगह का क्या आकार है? कोई आकार नहीं है, तो क्या इसे निराकार कह सकते हैं? इकाइयों के हम जैसे जड़ इकाइयों के देखें तो टुकड़े किए जा सकते हैं। इस खाली जगह के टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं। कल्पना में सोच के देखिए कि मैं टुकड़े करना चाहता हूं तो क्या करेंगे? कोई इकाई रख दूंगा, कोई इकाई रख दूंगा तो उसके अंदर भी है ना। तो टुकड़े करने के लिए आप दीवार खड़ी करोगे, है ना, तो दीवार की भी एक सीमा रहेगी, दीवार के साइज की भी एक सीमा रहेगी, तो उस सीमा के ऊपर से ये कनेक्टेड रहेगा, और इसके आर पार भी ये है ही, क्योंकि हर मटेरियल वस्तु के आर पार जो है ये है। तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसको अखंड भी कह सकते हैं क्या? जिसका खंड विखंड ना किया जा सकता हो, इस कारण इसका एक नाम अखंड भी है। ठीक हो गया। इकाइयां सारी परिवर्तनशील है। हमने अभी जितनी नेचर की बात की, इकाइयां सारी परिवर्तनशील है। तो ये जो खाली जगह है, इसमें भी कोई परिवर्तन होता है कि ये जैसी है ये हमेशा वैसी ही रहती है? कल्पना करके देखिए कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो ये अपरिवर्तनीय है। खाली कैसे? अपने साथियों से पूछ लेना, वो आपका मतलब बाकी सबको स्पष्ट हो गया, आप देख लेना, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। खाली जगह है, ये अपरिवर्तनीय। तो ये सारी इकाइयां जो थी, ये इसीलिए इनको परंपरा में मिथ्या कहा गया कि भैया जो कभी है जो कभी नहीं है। तो क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है और ये हर समय ऐसा ही अनुभव में आएगा जैसा है, इसीलिए इसका एक नाम सत्य भी, ये हर समय एक जैसा भासमान होने के कारण इसका एक नाम सत्य भी।
जब भी कोई इसको समझने जाएगा तो ये ऐसा ही समझने में आएगा जैसा ये आज है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही ठीक है। इसका एक नाम पूर्ण भी है क्योंकि ये कम अधिक की से मुक्त है। इकाइयां कम या अधिक हो सकती हैं, छोटा बड़ा ये सारा उसमें आता है। ये अब इस खाली जगह को जिसको हमने स्पेस के रूप में पहचाना, इसको मैं छोटा कर दूं, इसको मैं बड़ा कर दूं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप चाहकर भी इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक नाम शुद्ध भी है। आप चाहकर भी इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिलावट है वो तो मटेरियल ही है, उससे स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकते, पूरा का पूरा अस्तित्व इसी में है। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी में है, हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इसका एक नाम सत्ता भी है। जैसे होता है ना, हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इसका एक नाम सत्ता भी है। हमने कहा था कि परमाणु सूक्ष्म है, और फिर परमाणु में हमने परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया था, वो भी कुछ कुछ ऐसा बनाया था, और उसमें बीच में आकर कहा था कि ये बिल्कुल जो इसका मध्यांश है, जो सबसे सूक्ष्मतम है, इसको आत्मा बोला। ये उससे भी सूक्ष्म है, तो आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण इसका एक नाम परमात्मा भी है। ये अपने आप में अद्वितीय है, इस जैसा कुछ और पूरे अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए इसका एक नाम अद्वितीय कह दे। इसी को कभी कहा गया कि एक ही है, तो इसका एक नाम एक भी हुआ। ये काल की सीमा से मुक्त है, इसका समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता खाली जगह पर, इसलिए इसका एक नाम अकाल भी ये पारदर्शी है। ये हर इकाई के आर पार है, इसलिए पारगामी भी है, और इसीलिए इसका एक नाम अंतर्यामी भी है। गॉड के प्राइवेसी भगवान है। ये अपने में थोड़ा सा ध्यान जो है वो पूरा का पूरा चला जाए कि हम लोगों ने एक परिकल्पना जो है ईश्वर की लेकर के लंबे समय से चल रहे हैं। अब है साइंस का जमाना, और अब मतलब ये सवाल उठता ही है लॉजिकली कि भैया ये ईश्वर है तो कहां पर है, और फिर कहते हैं ईश्वर हर जगह पे है। तो हर जगह पे क्या है? ये हर जगह पे है, ठीक है। ये क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन स्वयं क्रिया शून्य होते हुए भी ये सब क्रियाओं का आधार है। इसको कैसे देखें? स्वयं क्रिया शून्य होते हुए भी ये अस्तित्व की सब क्रियाओं का आधार है। तो जैसे हम अपना सोलर सिस्टम देखते हैं, तो मैंने जब इसमें शोध किया, देखो अपने में अब इनपुट्स आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को आदमी अपने में वेरीफाई करने की कोशिश भी करेगा।
तो मैंने जब इसको अपने तरीके से देखा तो मैंने ऐसा पाया कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 15 करोड़ कुछ, हाँ, कुछ 15 करोड़ या 150 करोड़ किलोमीटर ऐसे करके कुछ संख्या आती है, वो एक आध जीरो कम ज्यादा हो सकता है, मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूं, मैंने गूगल से देखा था क्योंकि ये कुछ है, ठीक है। तो हालांकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो हम इसको सर्कुलर मान के इसका मीन रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं। उस मीन रेडियस से हम इस पूरा जो सर्कल बनेगा इसका एक एरिया निकाल सकते हैं कि ये अर्थ जो है जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसका ऑर्बिट का, उस सर्कल का पूरा एरिया जो है वो कितना। एक बार मैंने ऐसा अपने में कैलकुलेशन की, आधा घंटा लगाया, तो मैंने ऐसा पाया कि जितना ये इसका क्षेत्रफल आ रहा है, फिर मैंने धरती का भी 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो ये अगर टॉप व्यू से देखें तो कितनी जगह घेर रही है ये निकाला। तो ऐसा मैंने पाया कि अगर इस सारी खाली जगह पे धरती फिट करनी शुरू कर दे तो 55 करोड़ धरती आ रही थी। ये पूरा जो एरिया आ रहा है इस सर्कल का, इसमें एक धरती अगर टॉप व्यू से ले तो जितनी जगह घेर रही है सर्कल के रूप में, तो उसको उससे डिवाइड किया तो कुछ 50-55 करोड़ धरती के करीब जो है वो जगह इतना फिट हो सकता है बीच में। तो जहां 55 करोड़ धरतियां फिट हो सकती हैं, वहां पर एक्चुअल में सिर्फ 3-4 ही प्लैनेट्स या जो है वो फिट हो रहे। क्या है? ये है, ये है, ये है, मून है, ऐसा करके 3-4-5 जो है वो सिर्फ। तो जहां 50 करोड़ आ सकते थे वहां सिर्फ 5 है। ये इतनी सारी खाली जगह है, इसीलिए अस्तित्व में कोई टक्कर नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई ग्रह एक दूसरे से नॉर्मली जो है वो, क्योंकि इतनी सारी जगह है। सुमेर भाई पिछली बार शिविर ले रहे थे, उन्होंने भी कुछ शोध किया, तो वो साइंस वाले ये भी बता सकते हैं। तो सुमेर भाई ने जो रखा कि एक परमाणु के भी अंशों के बीच में जितना डिस्टेंस रहता है, उसको अगर देखें तो एक आदमी यहां खड़ा हो जाए तो दूसरा आदमी 14 किलोमीटर दूर खड़ा होगा, इस तरह से इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है ना। तो अगर ये परमाणु अंश पास पास होते जैसे हम बैठे हैं और इतनी स्पीड से घूमते रहते तो इनकी तो रोज टक्कर हो रही होती है। जिस तरह से ट्रैफिक पे गाड़ियां जो है एक दूसरे से टकराती है, गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो हमें लगता है कि बहुत तेज चल रही है, हवाई जहाज 1000 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो हमें लगता है बहुत तेज चल रहा है। और धरती जो है ये 1,09,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और मजाल है कि हमें सीट बेल्ट भी लगानी पड़े, ठीक है। तो ये इतनी स्पीड से अस्तित्व में सारी क्रियाएं हो रही हैं और कोई दुर्घटना नहीं हो रही। इसका आधार क्या है? ये इतनी सारी खाली जगह। तो ये ही व्यवस्था का आधार है। ये स्वयं क्रिया शून्य होते हुए भी तमाम क्रियाशीलता का आधार सिद्ध होती है। ठीक है। तो इस तरह से जब हम देखने जाए, इकाइयों का एक दूसरे पर सम या विषम प्रभाव पड़ता है। एक इकाई किसी को पॉजिटिव वे में प्रभावित करती है और किसी को नेगेटिव वे में, उसको सम गुण या विषम गुण कहा गया। इस खाली जगह का किसी इकाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसका एक नाम निर्गुण भी ठीक हुआ। तो अब कह क्या रहे हैं? मध्यस्थ दर्शन, ये सत्य वाला पार्ट है।
हम न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे थे, तो न्याय मानव मानव के संबंधों में वो हम सब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हमारी आवश्यकता है। व्यवस्था जो है वो पूरी धरती पर व्यवस्था अब बदल दो भैया, बैटरी चेंज कर देता वो शाहिद है। ठीक है, तो उनके लिए एक ये इनपुट के रूप में है कि जो है इसको ऐसा भी देख सकते हैं। अभी तक हमारा परंपरा में जो है वो ईश्वर के बारे में बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन वो ईश्वर वास्तविकता के रूप में क्या है, ये रहस्य के अंदर ही रहा। तो अभी मध्यस्थ दर्शन में ऐसा प्रस्ताव है कि जब भी किसी ने ईश्वर की खोज पे निकले और ऐसा क्लेम किया कि भैया ईश्वर को पाया है या समझ में आया है ऐसा, ठीक है, तो ध्यान इसी तरफ गया है और इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं पर हो गया। तो ईश्वर जो है वो रहस्य में रह गया। एक जो है, एक दो पॉइंट्स और भी है, उनको भी साथ में ध्यान में लेते हुए चल सकते हैं कि आप जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स में एक आप प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाते हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ाते हैं, ये क्या होती है 1 2 3 ऐसे करके, और फिर एक आप बताते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो अब आप इसको मैथमेटिक्स से लिंक करके देखिए कि ये सब प्रकृति है, प्रकृति को एक एक करके गिना जा सकता है, ठीक है, तो प्रकृति को इकाइयों के रूप में गिना जा सकता है, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या बोला। और प्रकृति के साथ में शून्य को भी जोड़ दिया, तो अब पूरा सब कुछ समझ में आ गया, अब पूरा हो गया, तो इसको कह दिया शून्य लगाने से पूर्ण हो गया, शून्य को हटाने से प्रकृति। नहीं, इतना तो क्लास में भी ये अब ये नाम दिए गए हैं तो किसी न किसी आधार पर कुछ दिए होंगे, लेकिन जब हम अस्तित्व को समझने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी इससे लिंक जो है वो हो रहा है। इसको पूर्ण क्यों कहा गया? सिर्फ शून्य लगाने से कैसे पूर्ण हो गया? शून्य को समझने से पूरा अस्तित्व समझ में आया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इसको मध्यस्थ दर्शन में। फिर एक वही पर लोग प्रश्न पूछते हैं कि भैया ये जो दर्शन है, बाकी भी बहुत सारे दर्शन है, तो भैया कोई आस्तिक दर्शन होता है, कोई नास्तिक दर्शन होता है। तो अब यहाँ पर आपने ईश्वर की भी बात कर दी, तो अब ये भी बता दो कि ये आस्तिक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वास्तविक दर्शन है ना, ना ये आस्तिक दर्शन है ना ये नास्तिक दर्शन है, ये वास्तविक दर्शन है। जैसा अस्तित्व है वैसा का वैसा हमने समझ लिया, वास्तविकता को समझ लिया। तो ये अभी तक हमारे पास में सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, आस्तिक या नास्तिक। इसको कह रहे हैं ये वास्तविक है, वास्तविकता को देख लिया, वास्तविकता समझ में आ गई। अब आपके पास में अपने कुछ नोशंस हैं, सबके पास में कुछ रहते ही रह सकते हैं, उसको देख लिया जाए कि वो भी हमारे को भी वास्तविकता समझ में आया है या किसी रहस्य के साथ में चल रहे हैं या जो कुछ भी है। एक आध चीज और भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं कि परंपरा में ईश्वर को कर्ता पद में रखा गया। परंपरा में ईश्वर को कर्ता पद में रखा गया, मध्यस्थ दर्शन में मानव को कर्ता पद में रखा है, ठीक है। और ईश्वर को कहां रखा है? हिंदी वाले जो है कुछ बताएं, वो एक आपका होता है ना जब देव के रूप बताते हैं तो कर्ता ने कर्म को ऐसा कुछ आता है ना, वो एक बार मेरे को प्लीज बताएं। एक सेकंड, धीरे धीरे धीरे। कर्ता ने
हाँ जी, अच्छा कर्ता ऐसा आएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, कर्ण में भी ऐसा आएगा या दूसरा ऊपर वाला पूरा? कर्ता ने कर्म को करण से अभिज्ञान संप्रदान। कोई आके लिख दो, कोई आके लिख दो, कोई जिसको मालूम है वो लिख दो। गजानन भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कोई है धन 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 टूट गई, मम्मी ने तोड़ दी, मम्मी ने तोड़ दी, मम्मी ने तोड़ दी, मम्मी सुबह इसके ऊपर पैर रख मैम कहाँ गई? मैम कहाँ गई? क्या बना ली? नहीं भी चिपका ही लूँ, मैं सेट कर दूँ। ये यहाँ से की बिल्डिंग बस इतना ही पर्याप्त। अब देखिए जरा इसको, थैंक यू गजानन भाई, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार, हाँ जी संजय भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिसको कह रहे हैं हम कर्ता ने कर्म को करण से, तो परंपरा में जब ईश्वर को इस पद में रखा गया तो ऐसा कहा गया कि ईश्वर ने किया। मध्यस्थ दर्शन में ईश्वर, ये जिसको व्यापक कह रहे हैं, इसको दो नाम से ज्यादा जब हम मध्यस्थ दर्शन पढ़ेंगे ना तो आएगा, एक आएगा सत्ता और एक आएगा व्यापक। तो इसको, सत्ता को या व्यापक को यहां पर रखा गया सप्तम विभक्ति में। तो सब कुछ ईश्वर ने किया, इसकी बजाय भाषा हो गई सब कुछ व्यापक में हुआ। है ना? परंपरा में कह रहे हैं सब कुछ ईश्वर ने किया, यहां कह रहे हैं सब कुछ व्यापक में हुआ या हो रहा है या होता है। ठीक है, तो विभक्ति जो है वो चेंज हुई और यहां पर आने से जिस तरह का अस्तित्व समझ में आता है वो यहां पर सेटिंग जाकर के इधर जो है वो होती। तो ये कर्ता जो था, कर्ता मतलब कर्ता वाला जैसे भी भाषा में आता है, इस तरह से देखें तो इधर से इसको यहां पर जो है वो कर रहे हैं। तो जो कुछ भी अस्तित्व में हो रहा है व्यापक के अधिकरण में हो रहा है, ऐसा आपको समझ में भी आ रहा है ना। व्यापक कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, व्यापक के होने के कारण हो रहा है। व्यापक प्रेरणा स्वरूप में है, इसीलिए इसका एक नाम प्रेरणा भी है। क्योंकि अब हम देखें कि मानव जो है, जिसको हमने जीवन कहा और जीवन के मध्यांश में उसको आत्मा के रूप में पहचाना, तो हम जिसको भी अच्छा आचरण मानते हैं वो अच्छे आचरण की प्रेरणा इन सब से ही आ रही है। हम पारदर्शिता चाहते हैं, हम अखंडता चाहते हैं, हम सत्यता, रोज रोज आदमी ना बदले ये हम चाहते, तो हम शुद्धता चाहते हैं, है ना। ये जिस तरह से हम देखते हैं तो मानव, सही मानव का एक्चुअल में आचरण कैसा हो उसकी प्रेरणा के स्वरूप में
ये है। तो ये आत्मा का प्रेरणा स्वरूप भी है। तो उस रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो ये हमें चलाता नहीं है, हम इसको चल के, इसको देख के चलते हैं। मतलब प्रेरणा पाते, जैसे कि अगर कोई क्रिकेट सीखने वाले बच्चे हैं और वो सचिन तेंदुलकर को देख करके प्रेरणा पाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर आकर के क्रिकेट नहीं खिला रहे हैं, बच्चे सचिन तेंदुलकर को देख के प्रेरणा पाके वैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, है ना। इस तरह से जब हम देखें तो ये प्रेरणा स्वरूप में है, तो रेफरेंस मॉडल के रूप में है, आदर्श के रूप में है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, कर तो करने वाला खुद ही रहा है। इसको जब हम इस तरह से देखें तो काफी बार ऐसा, मतलब हमने जैसे अपने में शोध किया तो लगा कि हाँ ये वाला मॉडल जो है ये है ना। तो अब जैसे भगवत गीता से कंपेयर करना हो, जिससे और करना हो, वहां भी क्या ऐसी बात कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो देख ले। सबके पास में सब तरह के विकल्प उपलब्ध है। तो जैसे लगता है कि अस्तित्व है, जैसा हम उसको लॉजिकली समझ सकते हैं, रहस्य मुक्ति करते हुए, रहस्य से मुक्त होते हुए, है ना। तो एक सेकंड, स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं है, स्वर्ग नर्क यही है। मानव जो है सही से काम करेगा कर्ता पद में तो यहां पर स्वर्ग है, और सही से नहीं करेगा तो यहां पर नर्क है। एक जो है ना और परंपरा में काफी कर्म के बारे में जो है ना एक ऐसा अवधारणा है कि कर्म का फल जो है वो इंडिविजुअल स्तर पर ऐसा नोशन चलता ही है कि जैसे काम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये वाला नोशन जो है ना काफी कुछ इंडिविजुअल रूप में चलता है कि तुमने जैसा काम किया तुम वैसा भोगोगे। यहां पर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, और समाज जो है वो मानवों का सह अस्तित्व है, तो कुछ कर्म इंडिविजुअल होते हैं और काफी सारे कर्म सामूहिक होते हैं। तो सामूहिक कर्मों का फल भी सामूहिक होता है। जैसे कि अगर काफी सारे लोग मिलकर धरती को प्रदूषित कर रहे हैं और मैं ये कहूं कि मैं तो ठीक से जी रहा था, तो मुझे इस प्रदूषण का दुष्फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो कर्म सामूहिक है उसका फल भी सामूहिक ही है, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है। मतलब आप कुछ ऊट पटांग करके अपने शरीर की हालत खराब कर लोगे तो वो आपका इंडिविजुअल अपने लिए कर्म है और उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन जो सामूहिक रूप में दुष्कर्म हो रहे हैं उनका दुष्फल भी सामूहिक रूप पर रहेगा। तो ये सारे प्रस्ताव हैं जो कि हम प्रैक्टिकल फॉर्म में जीते हुए हमको कैसा महसूस हो। देखो महसूस तो आदमी ही कर रहा है, ठीक है, तो निष्कर्ष भी आदमी ही निकालेगा कि कौन सी चीज जो है वो मेरे को लॉजिकल लग रही है, कौन सी चीज जो है वो मेरे को ठीक लग रही है। तो प्रस्ताव और भी है, ये काफी सारे प्रस्तावों से ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे क्लैश कर रहा है, काफी सारी सिमिलैरिटीज भी है, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है ये वाली बात तो वही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। तो जब हम टोटलिटी में देखते हैं तो फिर उसके बाद में हमको पूरा पता चलता है कि ये क्या है। तो इतना जो था इसको अब कहा कि ये अस्तित्व जो है सह अस्तित्व है। किस किस का सह अस्तित्व है? अस्तित्व जो है वो व्यापक में जड़ और चैतन्य इकाइयां, इनका सह अस्तित्व है। व्यापक में जड़ और चैतन्य इकाइयां। तो अस्तित्व में तीन तरह की वास्तविकताएं हैं, व्यापक और व्यापक में जड़ और
चैतन्य। एक वास्तविकता, दो वास्तविकता, तीन वास्तविकता। ये इस ऑर्डर में नहीं है भैया, फिर ये मत पूछना कि भैया इसी सीक्वेंस में। तीन इकाइयां हैं, मतलब इकाइयां नहीं, तीन वास्तविकताएं हैं। अस्तित्व में तीन ही वास्तविकताएं हैं, सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अस्तित्व में तीन ही वास्तविकताएं हैं, व्यापक है, जड़ संसार है और चैतन्य संसार है। अभी तक परंपरा में क्या हुआ कि जिन जिन लोगों ने जड़ संसार में एक्सपर्टीज हासिल की, उनको हमने वैज्ञानिक के रूप में पहचाना। और जिन जिन ने चैतन्य के प्रति पारंगत हासिल किया, एक्सपर्टीज हासिल की, उनको हमने महापुरुषों के रूप में स्वीकारा। क्योंकि ऐसा पाया कि ये तो कोई कोई ही कर पाता है ना। तो यहां पर प्रस्ताव ये है कि पूरा अस्तित्व हर मानव समझ सकता है। पढ़ा तो आप भी यही रहोगे, एग्जिस्टेंस है तो यही। मैंने अभी एक तरह से देखे तो ये कहीं पर भी, मतलब ये ऐसा नहीं है, इसमें कहीं पर डिस्प्यूट उठकर ही नहीं आता है ना। इसका इंटरप्रिटेशन जो है एक हमारे पास में विकल्प के रूप में आता है कि ऐसा है ना। जिसको हमने खाली जगह बोला पाया, यही अपने आप में ऐसा लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी चीज निकल कर आई है ना। काफी सारे हमारे पास में कहानियां भी हैं कि भैया किसी महापुरुष कुछ नाम बदल जाते हैं कभी कभी, कि उस तरफ पैर कर दो जिस तरफ जो है ईश्वर या खुदा ना हो, है ना। तो फिर वो उसको लगा रहे भैया ऐसा तो नहीं, हर जगह है। और हर जगह हमें लगता है कि भैया हाँ ये अब हर जगह है, व्यापक जो है वो हर जगह है ना, हर दिशा में है। तो अपने आप में बिल्कुल हमको लॉजिकली भी स्पष्ट रूप में ऐसा जो है दिखता है। इतना जो था अस्तित्व में व्यवस्था के बारे में परिचय शिविर में जितनी जो बात करते हैं उतनी आपके सामने रखी। इसमें कुछ प्रश्न वगैरह बन रहे हो, कुछ चर्चा करने का मन हो तो वो कर सकते हैं। प्लग लगाई और ऊर्जा हमको मिल गई, क्योंकि अगर एक एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वहां पर कोई हमको ऐसा तो नहीं दिखता है कि कहीं पे प्लग लगा के उसको चार्ज करना पड़ता है कि भैया एटम, ना धरती का कहीं पे प्लग लगा हुआ है कि घूमे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको निरपेक्ष भी इसका एक शब्द दिया गया। ये एक निरपेक्ष ऊर्जा है, ऊर्जा स्वरूप है, साम्य ऊर्जा सबको उपलब्ध है। ठीक है, ये ऊर्जा स्वरूप है। अभी हम लोगों ने ना ऊर्जा को जिस रूप में पहचाना है उसको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लोग ना सापेक्ष ऊर्जा को ऊर्जा मानते हैं। सापेक्ष ऊर्जा मतलब आपको गाड़ी चलानी है तो उसमें कोई पेट्रोल या सीएनजी डाला, घर में कुकिंग करनी है, गैस जलानी है, तब लगता है कि ऊर्जा चाहिए तो एक गैस का सिलेंडर लगाया, पंखा जो है ये घुमाना है तो एक बिजली जो है। तो कहीं पर ऊर्जा है और उस ऊर्जा को इकाई से जोड़ते हैं तो इकाई क्रियाशील होती है। इसको सापेक्ष ऊर्जा कहा। एक जगह से ऊर्जा दूसरी जगह जा रही है। तो अभी तक हमारे काफी सारे चित्रण जो है ना, ये सभी चित्रण जो है ये सापेक्ष ऊर्जा पर आधारित है। तो ऐसा कल्पना में भी नहीं आता कि कोई निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में भी कल्पना कैसे करें कि भैया कोई सोर्स तो है नहीं फिर भी ऊर्जा आ रही है, तो इसको कैसे देखें। तो एक प्रश्न पूछते हैं आप सबसे कि आप जब विश्वास से भरे होते हैं तब ज्यादा ऊर्जित महसूस करते हैं या जब विश्वास की कमी होती है तब ज्यादा ऊर्जित महसूस करते हैं? तो जब आप विश्वास से भरे होते हैं तब आप ऊर्जित महसूस करते हैं या आपको खुद ही महसूस होता है?
ऊर्जा किस प्लग से आ रही है? जीवन ठीक है, तो ऊर्जा आई कहां से? अभी तो पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं ये भी है कि नहीं है, जब तक शिविर शुरू हुआ था, है ना। अब ये पता चला कि ये जो है ये चलाता है शरीर को, ठीक। और ऊर्जा जो है, एक तो शरीर में ऊर्जा है, एक इसमें भी ऊर्जा है जिसको हम मनोबल के रूप में पहचानते हैं। मनोबल क्या है? मन का बल। तो हैप्पीनेस करिकुलम में मनोबल के बारे में भी, मनोबल को भी रेफरेंस में लेके कुछ कहानियां, एक कहानी मेरे को याद है अरुणिमा सिन्हा की, है ना। उनका ट्रेन दुर्घटना में पैर कट गए और फिर भी जो है वो उन्होंने कई पर्वतों की 7 पर्वत पार किए, 7 पर्वत जो है वो चढ़े, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मनोबल से भी काफी कुछ ऐसा हो पाता है जो कि ऐसा मान के चलना कि सिर्फ शारीरिक बल से हो जाता है, ये अधूरी बात है। अब ये मनोबल में, जिसको मनोबल कह रहे हैं, या जिसको हमने दूसरा उदाहरण लिया, विश्वास वाला उदाहरण लिया विनोद दीदी, ये कहां से ऊर्जा आ रही है? तो इस सब को इस तरह से देखा कि हर इकाई ऊर्जित है, तो कोई ना कोई अस्तित्व में ऐसी पहचान में आए, तो ऐसा कल्पना में आते, कोई तो ऐसी चीज है जो गति दे रहा। हाइड्रोजन का एटम यहां पे हो, या मंगल ग्रह पे हो, या किसी और सोलर सिस्टम में हो, या किसी और गैलेक्सी में हो, इलेक्ट्रॉन्स तो, और बाकी सारी इकाइयां भी जो है, जितने भी प्लैनेट्स वगैरह भी है वो अपने अपने सोलर सिस्टम में। तो ये सारी ऊर्जा आ कहां से रही है? क्योंकि हर जगह पे ऊर्जा विद्यमान है। तो हर जगह पे क्या विद्यमान है? व्यापक जो है ये हर जगह पर। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक प्रपोजल मिलता है कि ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये शुरू में ये तर्क में सेट नहीं होता है, ठीक है। तो तर्क में सेट होने के लिए सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ता है। तो अपने आप को देख के फिर ये पता चलता है कि भैया मैं भी, एक ऊर्जा है जो मैं भोजन से पाता हूं, लेकिन एक ऊर्जा है जो मैं मन से भी पाता हूं। उसको जितना मैं अपने में फील करता हूं, उतना मेरी धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है कि भैया अस्तित्व में सिर्फ सापेक्ष ऊर्जा नहीं है, सापेक्ष ऊर्जा के अलावा भी कुछ और है जिससे मैं ऊर्जित हो रहा। तो ये व्यापक हर जगह पर उपलब्ध है। और मध्यस्थ दर्शन में इसको इस तरह से एक बड़े पोएटिक फॉर्म में लिखा कि इस निरपेक्ष ऊर्जा को पाकर हर जड़ इकाई, पदार्थावस्था की हर इकाई क्रियाशील है, प्राणावस्था की हर इकाई स्पंदनशील है, जीवावस्था की हर इकाई जीने के लिए आशान्वित है, और ज्ञानावस्था की हर इकाई सुख अभिलाषी है। तो जो सबका अपना अपना धर्म है ना। अस्तित्व की मतलब जो पदार्थावस्था की इकाइयां है वो क्रियाशील है, ये व्यापक में क्रियाशील है। प्राणावस्था की इकाइयां जो है वो स्पंदनशील है, वो सांस ले रही है ना। तो व्यापक में होने के कारण प्राणावस्था की हर इकाई स्पंदनशील है। जीवावस्था की हर इकाई, जिसको बोला था कि इनमें जिंदा रहने की आशा है, तो ये जिंदा रहने के लिए आशान्वित है। और ज्ञानावस्था की हर इकाई जो है वो सुख की अभिलाषा में है, सुखाभिलाषी है। तो जड़ चैतन्य और व्यापकता, और जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां इस व्यापकता के अंदर हैं और परस्पर क्रियाशील हैं, जबकि व्यापकता में कोई क्रिया नहीं है। व्यापक क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य है, और व्यापकता से वो सब ऊर्जित रहती हैं। हाँ, इसको मतलब एकदम से समझने समझाने में नहीं आएगा, ये सूचना के रूप में ले सकते हैं इसको भी। ये व्यापक में है, व्यापक इनके अंदर, व्यापक इनके आर पार में संपृक्त है। संपृक्त मतलब इसमें डूबी हुई है, भीगी हुई है,
घिरी हुई है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो इकाई के आसपास भी व्यापक है और इकाई के आर पार भी व्यापक है, आसपास भी और आर पार भी। तो जैसा अभी तक चला आ रहा है वैसा ही चला जाए। एक तर्क की दृष्टि से विकल्प के रूप में अस्तित्व को भी समझा जाए, धरती को भी समझा जाए, समाज को भी समझा जाए, परिवार को भी समझा जाए, और समझने की स्टार्टिंग पॉइंट कहां से की जाए? अपने आप से की जाए, है ना। इसमें हमने जितना भी कंटेंट देखा है, जैसे मैं शरीर और जीवन हूं, मैं क्लियरली देख पा रहा था कि जब पहले 2 दिन हम बात कर रहे थे तो कहीं कहीं पे मुश्किल आ रही थी। छठे दिन तक आते आते किसी को कोई भी इसमें मुश्किल नहीं आ रही है बड़ी। तो हमने समय दिया और हम, मतलब मैं आपके साथ में रहा, हमने मिलजुल कर एक्सप्लोर किया। वी आर ऑल को एक्सप्लोरर्स। कहीं कहीं पर कोई बातें ऐसी होंगी शायद जो मैं आपको नहीं समझा पाया, तो ये समझा जाए कि वो दर्शन, मध्यस्थ दर्शन की कमी नहीं है। आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। मैं भी पूरा समझ गया हूं ऐसा तो मैं क्लेम भी नहीं कर रहा। तो कुछ चीजों को मैं भी पूरी तरह से शायद ना समझा पाया हूं। इन टोटलिटी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जीने से काफी सारी बातें सीधी जुड़ती और इतनी सटीकता से जुड़ती हैं कि हमने अभी तक जितना ज्ञान पाया है ये उससे बेहतर जो है हमने कम से कम परिवार में जितनी हमने बातें की और स्वयं को समझने में जितनी बातें की उसमें हम क्लियरली देख पाए, है ना। तो उसको समझा जाए। हम ईश्वर को जिस रूप में देखते हैं वैसे देखते रहे, उसमें क्या परेशानी है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जब पूरे अस्तित्व को देखा तो अस्तित्व को ऐसा पाया कि व्यापक है और व्यापक में सारी इकाइयां जो है वो, है ना। और अस्तित्व में ढूंढने गए तो कहीं पे स्वर्ग नरक तो बाहर मिला नहीं। अब तो हमारे पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और मतलब अब तो साइंस की इतनी बात करते हैं तो साइंस लेके तो अपनी गैलेक्सी के बाहर तक भी चले गए, वहां तक भी जाके हमको कहीं पे स्वर्ग नरक तो मिला नहीं। तो वास्तविकता के रूप में स्वर्ग नरक क्या है? शब्द के रूप में तो हमारे पास में है, वास्तविकता क्या है? तो जब समझने गए तो यही पता चला कि जो ये जीवन है हमारे अंदर मतलब मैं जीवन ही हूं, तो उसी में ही ये भाव और विचार है, उसी से मैं सुखी और दुखी होता हूं, वही स्वर्ग और नरक है। तो मैं जितना अपने को समझता हूं और प्रकृति को समझता हूं, अस्तित्व को समझता हूं, प्रकृति के साथ में ठीक से रहता हूं, सब मिलजुल कर ठीक से रहेंगे तभी ठीक से रह पाएंगे। इक्का दुक्का ठीक से रहने से काम चलने वाला, ये भी बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो मैं ही सिर्फ समझ जाऊंगा और उससे तृप्ति हो जाएगी, ये तो अधूरा कार्यक्रम लगता है। तो सारी चीजें एक के बाद एक, जितना हम अपने में इसको अभ्यास करते हैं, बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं, लिंक होती हुई जाती है। और कोई? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं हो तो हाँ है, हाँ बताइए। आज जो आपने अस्तित्व बताया, मैं इसी के बारे में कहूंगी कि बचपन से ही ना, जैसा आम घरों में होता है मंदिर जाना या कुछ, इन सब में कभी भी मेरा मन नहीं लगा। जाते तो थे, अब मम्मी पापा जा रहे हैं तो साथ चले गए, मंदिर गई तो हमेशा वहाँ का आर्किटेक्चर देख के आ गई, भगवान से कोई मतलब नहीं था। फिर बड़े हुए, गुरुद्वारे गए तो वहाँ एक चीज अच्छी लगी कि ये बढ़िया है कि ये किताब की पूजा करते हैं, बट वहाँ भी ऐसी कोई आस्था नहीं बनी, बस ये अच्छा लगा कि किताब की पूजा करते हैं। अब मायके में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि पूजा पाठ करना ही है, कुछ करना ही है। अब शादी हुई, उसके बाद का भी ये तो दिया बाती भी नहीं करती, तो उसका भी सॉल्यूशन, जुगाड़, जिसको आपने कहा मैंने जुगाड़ निकाला, तुलसी पे दिया जलाना शुरू कर दिया कि मैं तो पौधे की पूजा करती हूँ कि पौधा जो है वो हमें जीवन देता है। वो जो ईश्वर भगवान था ना, वो आज समझ में आया है। क्या बात। और मतलब जैसे हमें 10th के बाद स्ट्रीम मिलती है ना कि साइंस लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, वो एक स्ट्रीम दिखाई दे रही है कि इस पे चला जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे मैं क्या करूंगी ठीक है, बट एक स्ट्रीम दिखने लगी। तो आज का सेशन मेरे लिए तो इसीलिए फ्रूटफुल है। बढ़िया।